Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So today we are continuing with our 22nd lecture of FSI. In this lecture we will be discussing about the microbial food spoilage and foodborne disease. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं फूड को माइक्रोबायोलॉजिकली एग्जामिन करने के लिए। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप हमारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ EduMask 1008 पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल आईडी दैट इज़ EduMask 1008। चलिए तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने कोर्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज। तो माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज क्या है कि जो कि हमारा जो फूड होता है जिसको हम कंज्यूम करने वाले होते हैं उसमें अनडिज़ायरेबल चेंजेस आ जाते हैं। कैसे चेंजेस जो कि हमारे लिए उसको खाने के लिए हमारे फूड को एक तरह से उसके जोगी नहीं छोड़ते कि उसका जो फूड है हमारा जिसको हम खाने वाले हैं जो कंज्यूम करने वाले हैं वो डिग्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, और वो क्यों होता है? क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ उस पर अकर हो जाती है। माइक्रोबियल ग्रोथ होने की वजह से क्या है, हमारे जो फूड है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और उसमें चेंजेस कैसे आते हैं? उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। तो ऐसे करके जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो जाता है और हम उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत हद तक डिग्रेड हो जाती है, फूड डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जो कि फूड स्पॉइलेज में एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड स्पॉइलेज के लिए? तो वो है बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड। ये सारे क्या होते हैं? हमारे फूड स्पॉइलेज के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि हमारे फूड स्पॉइलेज कॉज करते हैं। ठीक है, अब ये हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा फूड जो है वो स्पॉइल हुआ है? तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो फूड की जो अपीयरेंस है, टेक्सचर है या कलर है वो सब चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है? चेंज इन अपीयरेंस। तो हमारा जो फूड है उस पर क्लाउडीनेस जैसी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, लिक्विड फॉर्मेशन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो फूड है हमें पता चल जाता है कि ख़राब हो गया। ठीक है, उसके बाद उसका जो टेक्सचर है, फूड का जो टेक्सचर है उसको एक तरह से वो ख़राब हो जाना, उसके ऊपर माइक्रोबियल सेल बन जाना। ठीक है, उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो चुका है। थर्ड क्या है हमारा? कलर चेंज। कलर चेंज में क्या होता है, जो कलर है हमारे फूड का वो चेंज हो जाता है क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाता है और माइसीलियल ग्रोथ हो जाती है। माइसीलियल क्या होता है? हमारे जो ये एक बैक्टीरिया है जिससे जो ऐसे फंगस जैसे वाइट 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 जम जाता है ना, जो हम कहते हैं कि ख़राब हो गया इस पर, है ना, फंगस आ गया है, तो वो जो है वो ग्रोथ हो जाती है। तो उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारा फूड जो है वो स्पॉइल हो चुका है। अब आता है हमारा कि जो माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज होता है उसके जो रीजंस हैं, उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा स्टोरेज। जो कंडीशंस होती हैं फूड को जो हम स्टोर करके रखते हैं, वो जो कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं होती है हमारे फूड को स्टोर करने के लिए तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो कॉज होती है। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? जैसे कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच। इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी जो स्टोरेज कंडीशन है वो अफेक्ट होती है और वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो जनरेट होती है। सबसे पहला आता है हमारा टेम्परेचर। तो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो सबसे फेवरेबल टेम्परेचर माना जाता है, जिसको हम मिसोफिलिक टेम्परेचर कहते हैं, वो होता है 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जिसमें कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है साइक्रोफिलिक जो टेम्परेचर है दैट इज़ -17 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या होता है, ये इसको हम मानते हैं, ये कंसिडर किया जाता है हमारे लिए कि जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो प्रिवेंट होती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो टेम्परेचर का पता चल गया। मिसोफिलिक टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री के बीच में होता है, जब जहाँ पे कि हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है कि जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अटैक करना फूड के लिए वो एरोबिक या एनारोबिक, एनारोबिक दोनों कंडीशंस में हो सकता है। तो एरोबिक क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों ही कंडीशंस में हमारा क्या होगा कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक करते हैं हमारे फूड के ऊपर। तो एरोबिक स्टोरेज जो कंडीशंस होती हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया या मोल्ड्स जो होते हैं उनको फेवर करती है, उस कंडीशन में वो ग्रो करते हैं। लेकिन जब हमारी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उन स्टोरेज कंडीशंस में हमारे जो बैक्टीरिया जनरेट हो सकते हैं एनारोबिक जो कंडीशन होती है उसके अंदर वो रिएक्ट करते हैं। जैसे हमारा दे रखा है एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज। ठीक है, जो हमारे क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज होता है वो क्या होती है हमारी, वो एनारोबिक जो कंडीशंस होती है, हमारी एब्सेंस ऑक्सीजन की जो कंडीशंस होती हैं एनारोबिक कंडीशंस में एक्टिव रहते हैं और उसमें वो क्या है, हिट करते हैं हमारे फूड को। सेकंड क्या आता है हमारा, जो जिसकी वजह से हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं फूड की वो भी माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या है, इन्फ्लुएंस करती हैं और उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं।
तो जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी कि फूड की केमिकल कंपोजिशन कैसी है, कि उसके अंदर जो हमारा जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो हैं, जिससे कि हमारा जो वो फूड है वो बनता है, उसके अंदर जो हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं वो डिफरेंट वेज में हमारे जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो उसको हिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा दे रखा है प्रोटीन रिच फूड। तो प्रोटीन रिच जो फूड होता है उसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो हिट करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, प्रोटोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनके एग्जांपल भी दे रखे हैं, ग्राम नेगेटिव, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ये सारे क्या होते हैं जो प्रोटीन के ऊपर हिट करते हैं। क्या करते हैं ये, प्रोटीन के ऊपर हिट करके प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं और डिग्रेड करके उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड अमाइंस, जो कि हमारे लिए ईटेबल नहीं है, हमारे लिए मतलब वो कंज्यूम करने के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो होती है, उन पे अटैक करते हैं, तो वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है यीस्ट, मोल्ड और बैक्टीरिया। ये जो है हमारे, इनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या किया जाता है, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करके उसको फर्मेंट करके ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारे लिए कंज्यूम करने के लायक नहीं रहते, जैसे कि हमारे वो क्या करते हैं, एसिड्स, अल्कोहल या गैसेस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है। फिर हमारा क्या होता है, फैट रिच फूड। जो हमारे फैट रिच फूड होते हैं उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं उनको कहा जाता है लिपोलिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लिपोलिटिक जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके एग्जांपल दे रखे हैं मोल्ड, और कुछ होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे फैट को डिग्रेड कर देते हैं इनटू द सिंपलर फॉर्म्स दैट आर फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल। ये क्या करते हैं, इनको एकदम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ये हमारे लिए कंजम्पशन के लिए फेवरेबल नहीं होते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एसिडिटी ऑफ द फूड। तो एसिडिटी ऑफ जो फूड है उसमें हमारी जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसमें जो हाई पीएच होता है वो फेवर्स करता है हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को, कि बैक्टीरिया जो है वो उस फूड पे हिट कर सकता है जिसका पीएच हाई होता है। ठीक है, उसके बाद जो जिनका पीएच बिलो 4.5 होता है वो जनरली बैक्टीरियल ग्रोथ को फेवर नहीं करते, उसको अलाउ नहीं करते। जिनका पीएच बिलो 4.5 होता है मतलब जो एसिडिक होते हैं वो, उनको कहीं ना कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती। पर जैसे हमारे यीस्ट और जो मोल्ड हैं वो जनरली एसिडिक फूड पे ही हिट करते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट या वेजिटेबल्स जो हमारे होते हैं उनको कौन हिट करता है, यीस्ट और मोल्ड हिट करते हैं। जबकि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए हमारे लिए एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पे एक्टिव नहीं रह पाते। क्लियर, तो एसिडिटी है फूड की वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। अगर बिलो 4.5 है या बिलो हमारा मतलब एसिडिक मीडियम होता है हमारा, तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, जबकि यीस्ट और मोल्ड जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव रहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मॉइस्चर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ फूड। मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कि हमारा जो वाटर का जो एक तरह से एक कंसिस्टेंसी है, वाटर जितना भी होता है हमारे फूड के अंदर वो भी हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को कहीं ना कहीं फेवर करता है। जैसे 13% जो फ्री वाटर होता है वो क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को फेवर करता है। पर अगर हमारा जो फूड है उसके अंदर हाई शुगर या सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है तो माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है वो प्रिवेंट होती है, उसको रोका जा सकता है। लेकिन हमारे जो जनरली क्या होता है कि जो मोल्ड्स की जो ग्रोथ होती है उसके लिए हमारे जो शुगर कंसंट्रेशन होता है वो होता है 65 से 70%, और यीस्ट और बैक्टीरियाज के लिए हमारा जो शुगर कंसंट्रेशन है वो पाया जाता है 50%। तो आप देख सकते हैं कि शुगर कंसंट्रेशन जो है वो भी वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हमारा जो मोल्ड्स है उसके लिए 65 से 70% की हमें शुगर की ज़रूरत होती है, शुगर कंसंट्रेशन की, और यीस्ट और बैक्टीरिया के लिए 50% होता है। और जो वाटर है हमारा जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है हमारी, जो 13% फ्री वाटर पाया जाता है हमारा फूड के अंदर, वो माइक्रोबियल ग्रोथ को फेवर करता है। अब आता है हमारा कि माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज के लिए जो प्रोसेस फॉलो अप की जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉलो अप करते हैं फूड को स्पॉइल करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि वो उस फूड को अटैक करते हैं। किस हिसाब से अटैक करते हैं वो हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ही न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे उनको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, अगर वो उनको मिल जाती हैं तो उस फूड को हिट करना शुरू करते हैं। जैसे फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी कि उनको मतलब फेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है जिसमें वो एक्टिव रहते हैं, उन्हें उस तरीके का पीएच मिल रहा है, मतलब वो मीडियम मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी प्रेजेंस की वजह से क्या है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हिट करता है हमारे फूड को। जब वो हिट कर लेता है उसके बाद वो फूड डिग्रेड करना शुरू करता है। अकॉर्डिंगली वो फूड को डिग्रेड करना शुरू करता है किस तरीके से, कि वो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है
और जो जो हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जैसे बैक्टीरिया के लिए अलग से होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग से होता है, प्रोटीन के लिए अलग से होता है, फैट के लिए अलग से होता है, तो अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, वो एक्टिव होते हैं अपने हिसाब से, जिस फूड में उनको एक्टिव होना होता है, जिस फूड के लिए वो कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसको उस हिसाब से वो डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करने के बाद उनको क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कैसे होता है कि जैसे प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन को उसकी सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जैसे अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को भी उसकी सिंपलर फॉर्म में चेंज करके वो क्या कर देते हैं, वो फिर हमारा क्या होता है, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, जिसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्सिबल कंडीशंस नहीं हो सकती, और हमारा फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है। चौथी कंडीशन क्या आती है, हमें पता कैसे चलता है कि हमारा फूड जो है वो डिकम्पोज हो गया है, कि हमें उस फूड की अपीयरेंस से पता चल जाता है कि उसके अंदर उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसका टेस्ट, उसकी जो स्मेल है वो सब चेंज हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो चुका है। अब हमारा आता है फूड बॉर्न डिजीज। तो फूड बॉर्न डिजीज के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। फूड बॉर्न डिजीज क्या होता है कि जो कंटेमिनेशन ऑफ फूड को कंज्यूम करने से हमें जो डिजीज होती है, हमें जो अफेक्ट होती है हमारी ह्यूमन बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, फूड बॉर्न डिजीज कहते हैं, फूड बॉर्न इलनेस कहते हैं। तो फूड बॉर्न डिजीज जो होती हैं वो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स जो होते हैं। अब जनरली जो सिम्टम्स हैं, जो फॉलो अप किए जाते हैं, जो देखे जाते हैं फूड बॉर्न इलनेस में, वो क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो जैसे डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह होती है, ठीक है, वो जनरली 1 to 7 डेज तक रहते हैं, ठीक है, मतलब उनका जो टाइम पीरियड है वो 1 दिन से लेकर 7 दिन तक फॉलो अप कर सकता है, कि कुछ घंटों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वो डेज में भी हो सकती है। उसके बाद और कुछ जो सिम्टम्स देखे जाते हैं कि एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं, पेट में दर्द होता है जो है ना, नोजिया, फीवर, जॉइंट, बैक एक्स होते हैं, फटीग मतलब थकान फील होती है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो फूड बॉर्न इलनेस से होते हैं। सेकंड हमारा क्या है, और क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, स्टमक फ्लू, जिसको हम फूड बॉर्न इलनेस की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि कॉज किया जाता है पैथोजेंस जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से। और वो कैसे होता है कि ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड या हमारी जो ड्रिंक्स होती है उसको कंटेमिनेट कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो जनरली 7 आवर्स to 1 वीक तक जा सकता है, ठीक है। जो इंक्यूबेशन पीरियड वो क्या होता है कि जब से पैथोजन ने उस पर हिट किया फूड पे और उसके जो एक्सपोजर मिला उसको, और जब तक हमें सिम्टम्स दिखने शुरू हुए, उस पूरे ड्यूरेशन को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब हमारे जो फूड एसोसिएटेड होते हैं फूड बॉर्न डिजीज से, कि मतलब जो जिन फूड से हमारे फूड बॉर्न इलनेस होती है वो कौन से, जैसे रॉ फूड होता है हमारा, जो कि हम एनिमल से हमें वो मिलता है, जैसे कि हमारा हो सकता है रॉ मीट, पोल्ट्री, रॉ एग्स, अनपस्चराइज्ड मिल्क, रॉ शेलफिश। ये सारे क्या होते हैं, ये जनरली मतलब मोस्ट लाइकली होते हैं कंटेमिनेट होने के लिए, मतलब ज़्यादा फेवरेबल होते हैं कि जो जल्दी से कंटेमिनेट हो सकते हैं। तो रॉ फूड जो होता है वो भी फूड बॉर्न इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो कंटेमिनेट हो सकते हैं, कैसे कि जो एनिमल है हमारा, जो हम एनिमल वेस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं उस मैन्योर के अंदर हमें मतलब प्रॉब्लम हो, और उससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो फील्ड है उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होंगे वो भी कंटेमिनेटेड होंगे। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हम अनक्लीन वाटर यूज़ कर रहे हैं फॉर वॉशिंग द प्रोडक्ट, जो हमारा जो हम प्रोड्यूस जो भी हमें मिल रहा है, ठीक है, वो जो हम फील्ड में डाल रहे हैं वो क्या है, वो उसके अंदर हम अनक्लीन वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है जो रॉ स्प्राउट्स होते हैं, हम जनरली जो हम स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं उससे क्या होता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं या नहीं है, कि वो ग्रो किए गए हैं, वो जो कंडीशंस हुई थी उनको स्प्राउट करने के लिए वो आइडियल थी या नहीं थी, कि उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ तो नहीं होगी है, कि वो हमारे लिए कंटेमिनेटेड फूड बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होता है हमारे जो अनपस्चराइज, जो हमारे फ्रूट और जूस वगैरह होते हैं ये कंटेमिनेट हो सकते हैं, अगर जिन फ्रूट को हम यूज़ करके इन फ्रूट जूसेस को बना रहे हैं उसके ऊपर अगर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो हमारा जो फ्रूट जूस या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो क्या है, कंटेमिनेट होंगी। अब आता है हमारे जो मेजर हमारी 6 फूड बॉर्न इलनेस जो देखी जाती हैं, जो पाई जाती हैं, जनरली होती हैं ह्यूमन बींग्स में। तो सबसे पहला आता है हमारा सैल्मोनेला। सैल्मोनेला क्या है कि वो जनरली कैरिड आउट होता है फार्म एनिमल से हमारे, और जो हम वो रॉ जो फूड लेते हैं एनिमल ऑरिजिन से, जैसे कि मीट, एग या मिल्क वगैरह, उस फूड को कंज्यूम करने से हमें क्या है, ये जो इलनेस है ये अफेक्ट करती है। ये हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी अफेक्ट होती हैं इसकी वजह से, अगर जो एनिमल फीसिस होता है हमारा, जो एनिमल जो वेस्ट होता है वो हमारे जो वेजिटेबल्स जो हम ग्रो कर रहे हैं फ्रूट या वेजिटेबल उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये जनरली फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है ये जो सैल्मोनेला है, लेकिन ये किल्ड ऑफ हो सकता है, मतलब इसको ख़त्म किया जा सकता है
किस टेम्परेचर पे, 131 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे हम इसको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सैल्मोनेला टाइफी। तो ये जनरली आपने देखा होगा फूड बॉर्न इलनेस से जो डिजीज होती है वो जनरली होती है टाइफाइड। तो टाइफाइड एक नॉर्मली जो डिजीज होती है वो किससे होती है, पुअर सैनिटेशन की वजह से होती है, कि हमारा जो वाटर या फूड है वो कंटेमिनेट होता है बाय द सीवेज। जो हम सीवेज जैसे जो उसकी वजह से हमारा जो वाटर या फूड जो है वो अफेक्ट हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, उससे टाइफाइड की जो प्रॉब्लम है, जो इलनेस है, वो होती है। ठीक है, ये जनरली हमारा जो फूड है जब हम उसको कुक करके या फिर बॉईल करके खाते हैं तो ये जो सैल्मोनेला टाइफी है वो नहीं रहता, लेकिन ये सर्वाइव कर सकता है कब, अगर हम जो फूड है उसको रेफ्रिजरेट या फ्रीज करके रखते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर या रेफ्रिजरेटिंग टेम्परेचर पे ये रहता है, जबकि जब हम उस फूड को कुक या बॉईल करके खाते हैं तो वो सर्वाइव नहीं करता। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है सिगेला। सिगेला जो हमारा है वो अकर करता है जब हमारे जो ये जो बैक्टीरिया है ये जब अकर करता है जब हमारा क्या होता है, अनसैनिटरी कंडीशंस होती हैं। जो वर्कर्स हमारा जो ये फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने साथ बैक्टीरिया को लेके आते हैं बाय नॉट वॉशिंग देयर हैंड एट द रेस्ट रूम। मतलब जो वो वॉशरूम के बाद आके अपना हाथ नहीं धोते हैं, उसके साथ जो बैक्टीरिया कैरी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिगेला कहते हैं। और ये जनरली जो फ्लाइज होती हैं जो फूड पे मतलब टच करती हैं, फूड पे बैठ जाती हैं, तो उससे भी स्प्रेड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ई कॉली। तो ई कॉली जो हमारा होता है ये हमारा जनरली एक तरह से इसकी जो स्ट्रेन्स होते हैं वो जनरली हार्मलेस होते हैं, लेकिन उसके कुछ जो स्मॉलर नंबर ऑफ जो बैक्टीरियाज होते हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो भी मतलब किसी को सिक बनाने के लिए मतलब एक तरह से बहुत काफ़ी हैं। ठीक है, तो जो ई कॉली होता है हमारा वो जनरली जो कॉज करता है वो कौन सी डिजीज़ होती है, फूड पॉइजनिंग होती है। ये ह्यूमंस या फिर कैटल्स दोनों को अफेक्ट कर सकती है। ये जनरली जो हेल्दी पीपल होते हैं उनको इतना इजीली अफेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए उतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन जनरली ये फैटल माना जाता है किसके लिए, जो हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं या फिर जो ओल्ड एज होते हैं, एल्डर जो हमारे होते हैं उनके साथ, जिनकी इम्यून सिस्टम जो होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, उस पर ये जनरली ज़्यादा हिट करता है। ठीक है, और इससे होने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, जनरली फूड पॉइजनिंग होती है। क्लियर, ई कॉली से जो होती है। उसके बाद आता है नोरोवायरस। नोरोवायरस क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है हमारा मतलब जो हमें जो स्टमक क्रैम्प्स होते हैं इन्फेक्शन की वजह से, वो जनरली नोरोवायरस की वजह से होते हैं। ये एक कॉमन टाइप ऑफ वायरल है जिसके अंदर की हमारा जो एक तरह से डायरिया या फिर वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो जनरली नोरोवायरस जो है वो उसकी वजह से होती है। उसके बाद हमारा आता है ये मतलब ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है। उसके बाद आता है हमारा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज़ अ वायरल लिवर इन्फेक्शन। ये क्या होता है, हेपेटाइटिस ए के अंदर हमारा लिवर के अंदर इन्फेक्शन होता है, जो कि जनरली हमने वर्ल्ड में बहुत देखा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली फैलने वाली डिजीज़ है। और ये होता किस वजह से है, ये पुअर सैनिटेशन की वजह से होता है, कि हमारे जो सफाई ना रखने की वजह से जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा जो ये जो इन्फेक्शन फैलता है वो हेपेटाइटिस ए इसको कहते हैं, वायरल लिवर इन्फेक्शन। ये कॉमनली पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है बाय द फेसल ऑरल रूट या फिर पुअर हैंड वॉशिंग और बेयर हैंड कांटेक्ट, जैसे हैंडशेक वगैरह करते हैं उसकी वजह से ये जनरली फैलता है। मतलब ये कंटेजियस डिजीज़ है, ये मतलब फैलती है। ठीक है, इन्फेक्टेड पीपल आर हाईली कंटेजियस बट मे नॉट शो साइंस फॉर वीक। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन इससे इन्फेक्शियस है, जो इससे अफेक्टेड है, वो मतलब उसके अंदर वो उसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हों, लेकिन वो हाईली कंटेजियस हो सकता है, वो उस चीज़ को बहुत लोगों में फैला सकता है। कुकिंग विल नॉट डिस्ट्रॉय दिस वायरस। मतलब ये जो वायरस है वो कुकिंग से भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड। तो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड क्या है, ये एक तरीके का प्रोसेस है जो फॉलो अप किया जाता है जिससे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाएँ फूड के अंदर और उनको उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ, उसको रोक पाएँ। ठीक है, अब अगर आप देखें जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग है वो एक कंपोनेंट है फूड सेफ्टी सिस्टम का, वो अपना जो एक रोल है वो प्ले करता है, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं दे सकता प्रोडक्ट सेफ्टी की, क्योंकि ये फूड सेफ्टी सिस्टम का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है जो कि अपना जो काम है उसको कर रहा है, लेकिन 100% प्रोडक्ट सेफ्टी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो फूड सेफ्टी सिस्टम है उसके अंदर और भी सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब टेक पार्ट होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि माइक्रोबियल एग्जामिनेशन जो है उसी से ही हम 100% श्योरिटी दे सकते हैं प्रोडक्ट की सेफ्टी की। अब जनरल प्रिंसिपल्स जो फॉलो किए जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर वो होते हैं कि पहले सैंपल कलेक्ट किया जाता है, फिर जो हमारे होमोजेनेट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर वो होमोजेनेट्स को क्या है एनालाइज किया जाता है,
अब उनको एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहले तो सबसे पहले डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, कि हम माइक्रोस्कोप से उसको डायरेक्टली ही एकदम एग्जामिन कर लें। दूसरा क्या आता है हमारा डिटेक्शन, एनुमरेशन, डिटेक्शन या एनुमरेशन, कि हम किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो मेथड्स फॉलो अप किए जाते हैं। अब हमारे आते हैं कि हम टेक्निक्स कौन कौन सी फॉलो करते हैं माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ फूड के अंदर। तो सबसे पहला आता है इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। तो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म जो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें ऐसे साइन या इंडिकेशंस देते हैं जिससे कि हमें पता चलता है क्वालिटी या फिर हाइजीनिक स्टेटस जो है फूड का, उससे फूड वाटर या एनवायरनमेंट का हाइजीनिक स्टेटस जो है या क्वालिटी जो है उसका जो साइन है वो हमें इन ऑर्गेनिज्म के थ्रू पता चलता है। The presence of indicator organism may signify the potential presence of pathogens, कि जो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें ये बता सकते हैं कि इस फूड के अंदर या इस वाटर के अंदर हमारे जो पैथोजेंस प्रेजेंट हैं वो मतलब हार्मफुल हैं या फिर यूजफुल हैं। ठीक है, ये जो मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर्स हमारे यूज़ किए जाते हैं वो है हमारे जैसे टोटल कॉलीफॉर्म्स, फेकल कॉलीफॉर्म्स, ई कॉली। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्रेजेंस होती है उसको डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक तरह से जो हेल्थ है या फिर जो कितनी एक्टिवली रिस्पॉन्ड करें उसको हम थ्रू माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो मटेरियल है उसको मतलब कैन बी माउंटेड और टीज्ड आउट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ स्लाइड, कि हम क्या कर सकते हैं कि एक जो भी हमारा जो फूड है जो भी कंटेमिनेट हो रखा है जो भी खराब हुआ है उसको एग्जामिन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसको एक स्लाइड के ऊपर एक वाटर की ड्रॉप के अंदर रखें, उसको एक स्लिप से कवर करके उसको अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं विद अ लो मैग्निफिकेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर हमारा 45 मतलब X45 ऑब्जेक्टिव होता है उससे हम क्या कर सकते हैं उसको डायरेक्टली एग्जामिन कर सकते हैं। क्लियर, मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से अपना जो सैंपल है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्रेजेंस है उसको एग्जामिन किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है कल्चर बेस्ड मेथड। तो कल्चर मेथड जो होता है उसमें हमारा जो एग्जामिनेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको हम किस तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं कि सबसे पहले हम उस जो फूड है उसके अंदर उनको मल्टीप्लाई होने के लिए एक एनवायरनमेंट देंगे कि वो अपनी जो ग्रोथ है उसको और इंक्रीज करें, और उसके लिए हम क्या करते हैं एक मतलब सॉलिड मीडिया सेटअप करते हैं उनके लिए, जिससे क्या होता है जो सॉलिड मीडिया जो बैक्टीरिया ऑन अ सॉलिड एगर जो होता है हमारा जो वो मीडिया है उस पर हमारा क्या है बैक्टीरिया जो है वो इजीली ग्रो कर पाता है, अच्छे से ग्रो करता है, जिससे कि हमें और उसकी ग्रोथ की वजह से ये पता चलता है कि इस फूड के अंदर हमारा जो माइक्रोबियल लोड है वो ज़्यादा है और उसको हम इजीली एग्जामिन कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम फूड में क्योंकि उसका टेक्सचर चेंज नहीं होता, उसका कलर, उसका अपीयरेंस चेंज नहीं होता, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये फूड जो है वो हमारा कंटेमिनेट है या स्पॉइल है या नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम कल्चर मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि कल्चर मेथड की वजह से क्या होता है कि हमारे लिए ईजी हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जामिन करना, क्योंकि वो अपनी जो एक तरह से ग्रोथ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो और ज़्यादा अपनी कॉलोनीज जो है वो डेवलप करते हैं, सेटअप करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए हैं और ये फूड जो है वो कंटेमिनेट है। क्लियर, नेक्स्ट हमारा आता है प्लेट काउंट मेथड। प्लेट काउंट मेथड को हम टोटल प्लेट काउंट या स्टैंडर्ड प्लेट काउंट या फिर आप कह सकते हैं एरोबिक प्लेट काउंट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है हमारा जो सॉलिड एगार मीडिया जो होता है उसके अंदर हमारा वही होता है कि हमारे जो जितने भी बैक्टीरिया या वायरस जो भी हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है अपने कन्वेंशनल मेथड को यूज़ करके हमारा क्या है कि कॉलोनीज जो सेटअप हो रही हैं, जो यूनिट्स जो सेटअप हुई हैं उसको हम इजीली नेक्ड आइज से देख सकते हैं कि वो किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेट काउंट मेथड के अंदर हमारा क्या है जो बैक्टीरिया होता है जो कॉलोनीज में ग्रो कर रहा होता है ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम, उसको हम नेक्ड आइज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि हम जो उसकी जो कॉलोनीज हैं, नंबर ऑफ कॉलोनीज है उसको जनरली उस प्लेट पे काउंट कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया हमारा प्लेट काउंट मेथड कहा गया है। ठीक है, जो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं या फिर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पहले फेवरेबल कंडीशंस दी जाती है जिससे कि वो अपनी कॉलोनीज को और डेवलप कर सकें और ज़्यादा नंबर में वो ग्रो हो सके, जिससे कि हम उनकी जो ग्रोथ है उसको उसकी जो ग्रोथ है उसको ज़्यादा मतलब इस नेक्ड आइज के उससे भी देख सकते हैं जो उनकी ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो इसी मेथड को हमारा कहा जाता है प्लेट काउंट मेथड, कि हम इतना ज़्यादा नंबर में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना ग्रो हो जाते हैं, अपनी कॉलोनीज को सेटअप कर लेते हैं कि हम उनको नेक्ड आइज से भी एक प्लेट के ऊपर देख सकते हैं। पर पहले हम उनके लिए क्या है ऐसी कंडीशंस स्टेबल करते हैं कि जिससे कि वो ग्रो कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एमपीएन टेक्निक। एमपीएन टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है जब हमें किसी फूड के अंदर
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो एक क्वांटिटी है वो उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत लोअर हो, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अपना MPN यूज़ करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेक्निक यूज़ करते हैं। इस टेक्निक के अंदर हमारा क्या होता है कि हम अलग अलग सैंपल्स में क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल जो एक फूड होता है या फिर वाटर, जो भी आपकी जो भी कंटेमिनेटेड जो हमारा फूड है उसको क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। उसकी जो रेप्लिका जो बनती है उसको अलग अलग सैंपल्स के साथ हम स्टडी करते हैं और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस या एब्सेंस है या नहीं है। और फिर उसके बाद MPN टेबल के साथ कंसल्ट करके ये देखा जाता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो प्रेजेंट है इन द सैंपल। इस टेक्निक को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेक्निक, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम रेप्लिकास बना रहे हैं और उन रेप्लिकास को डिफरेंट सोल्यूशंस के साथ चेक कर रहे हैं ऑन द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, की अलग अलग टेम्परेचर पे उनके जो मटेरियल है उसको स्टडी किया जा रहा है और उसके अंदर देखा जा रहा है कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब उसकी प्रेजेंस को या एब्सेंस को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर उसको MPN टेबल के साथ कंसल्ट करके ये देखा जाता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इन दैट सैंपल। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब मिलेंगे नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।